नमस्कार नमस्कार। आप आज अंबिकापुर आए और आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि बहुत खुश लग रहे हैं, तो आपकी खुशी का कारण क्या है? भाई मैंने बहुत पहले गायकवाड़ की लिखी थी, वो रचना एकदम आपने कहा तो याद आ गई खुशी का सर। कि यार जब कोई पुराना मिल गया, यार जब कोई पुराना मिल गया, क्या बात है, मुस्कुराने का बहाना मिल गया। सुंदर, अति सुंदर। यार जब कोई पुराना मिल गया, मुस्कुराने का बहाना मिल गया। और आपके भी बच्चों जिस तरह से लायक बच्चे हैं, तो वो उसमें का दूसरा शेर आ रहा है मुस्कुराने के बाद। यार जब कोई पुराना मिल गया, मुस्कुराने का बहाना मिल गया। और नेक बेटा देखकर बोला पिता, जी मुझको तो मेरा खजाना मिल गया। सुंदर, अति सुंदर, सुभान मिल गया। क्या बात। तो ये जो मुस्कान है, प्रसन्नता का राज ये है कि हम अपने छोटे भाई के पास आए हैं जो साहित्य की दुनिया में मेरा सौभाग्य, प्रतिभा से उपस्थिति दर्ज करा रहा है। मेरा सौभाग्य। आज उसके साथ बैठे हैं तो स्वाभाविक है मन प्रसन्न होगा ही। अच्छा, आपके इस बिंदास स्वभाव में, व्यक्तित्व में इतनी विशेषताएं हैं कि कम से कम 5 दर्जन किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, और उन किताबों को लिखने का जो समय है वो आप कब, कहाँ, कैसे निकालते हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है जी, तो आप 24 घंटे में इतना समय तो आप निकाल ही लेंगे जी कि सृजन के किसी कोने में बैठ करके आप सृजन कर लेंगे। मैं बताइए, मैं रायपुर में रहते हुए पत्रकारिता मैंने की वर्षों तक सर। और मैं रात को 2 बजे भी अगर पेज मैंने फ्रंट पेज लगाया या सिटी का पेज लगाया जी, तो उसके बाद मुझे कोई चीज हॉन्ट करती रही कि यार इस विषय पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने आलस नहीं किया कि देखेंगे यार सुबह जाकर सुबह सो करके फिर सुबह उठेंगे तब कुछ लिखेंगे। मैंने वो नहीं किया, तत्काल वहीं बैठ करके जी लिखने की कोशिश की। और वो जो मेरा अभ्यास लेखन का रहा वो मेरे साथ अब तक चल रहा है। जब भी मुझे कोई लगा कि इस विषय पर मुझे लिखना चाहिए तो मैंने सारा काम छोड़ करके उसको लिखने की कोशिश। मतलब ये कि कोई सूरत का, कोई सीरत का नशा लेके चलता है, आपका जुनून लिखने का है। क्या बात है। और इस जुनून की जो पराकाष्ठा है क्या अभी हो गई है कि होने वाली है? क्या बात है। ये जो आपने कहा जुनून जो है, जब तक आपके में सृजन का जुनून नहीं है आप लिख नहीं सकते। बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं यार हम नहीं लिख पाए, आपने इतना लिख दिया, तो वो भी लिख सकते थे। जैसे आप भी अपने पता लगा नौकरी करते हुए जेल की व्यवस्था देख के पता लगा, वहाँ के कैदियों को देखा, वहाँ के जीवन, उनके जीवन को देखा, तो लगा कि इनमें से कुछ कहानियां बन सकती हैं, निकल सकती हैं जी। तो आपने उन कहानियों को फिर पुस्तकाकार कहानी में ढाल दिया। तो ये है सृजन का जुनून, यही है कि हम अपने व्यस्त समय में से कुछ समय सृजन के लिए निकालें। हम नहाने धोने के लिए समय निकालते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं। तो मुझे लगता है एक रचनाकार अगर सही मायने में रचनाकार है तो वो सृजन के लिए समय निकाल ही लेगा। क्या बात। बहुत सारे लोग आलस में करके यार समय नहीं मिला जीवन में। तो समय तो आप चाहेंगे तो बहुत पहले था ना कि प्रेम कर लो राम से, 2 घड़ी ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो मैं भगवान राम से प्रेम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ प्रेम कर लो सृजन से। अगर आप सृजन से प्रेम कर लेंगे तो प्रकारांतर से आप अपने जीवन से प्रेम कर रहे हैं। श्रृंखला सृजन की कर रहे, समाज से प्रेम कर रहे हैं। सृजन की जो श्रृंखला है, गद्य पद्य नाटक से लेके व्यंग्य के सर्वोपरि पुरस्कार को आप पाए हो, बधाई आपको जी जी। और इतनी जो वैरायटी है, वर्सैटिलिटी है, वो आप कैसे पैदा कर लेते हो? हाँ, ये आपने भी कई, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी विधाओं में जो साहित्यिक आवाजाही है मेरी, ये कैसे हो पाती है सर? तो मुझे लगता है कि विधाएं भी जो हैं, भावनाएं हैं, मुझे लगता है मेरी भावनाएं अपनी विधाएं खुद चुन लेती हैं। मुझे लगता है समाज में कुछ विसंगति हो रही है, पाखंड है, अब तो मुझे लगता है कि यार इसमें कोई व्यंग बन सकता है। फिर लगता है कि इसमें तो शायद ये विचार जो है अब ये कुछ गजल में ढल सकता है, तो उसको फिर गजल में रूपांतरित कर देता हूँ। फिर लगता है कि नहीं, ये जो नेट मुझे मिला है इसके लिए मुझे बड़ा कैनवास चाहिए, तो एक बड़ी कहानी
उसमें आकार लेती है। जैसे आपको पता है कि आप उस समय जब जगदलपुर में थे, उस समय मेरे मन में आया कि ये जो नक्सल समस्या है उसका मुझे कोई समाधान कुछ करना था। मुझे लगा सर्वोदयी और समाजवादी तरीके से इस समस्या का मैं समाधान कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि टाउन हॉल में नक्सली नामक उपन्यास मैंने लिखा, बड़ा बहुचर्चित है। हाँ, और उसमें ये समाधान यही दिखाया कि सर्वोदयी लोग आते हैं, नागरिक लोग इकट्ठा होते हैं, नक्सलियों से संवाद होता है, फिर नक्सलियों को लगता है कि नहीं हमारे यहाँ मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए और वो फिर आत्मसमर्पण करते हैं। तो उसी सिलसिले में जगदलपुर जेल भी आपसे गया, मुलाकात हुई और मुझे अच्छे से याद है कुछ शीर्षक वही आपके साथ बैठ करके फाइनल हुआ। प्रताप नारायण अग्रवाल आ गए थे, आप थे और मैं था। तो बातों में आपने कहा ऐसा, विजय सिंह को भी बुला लिया। हाँ, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम टाउन हॉल में नक्सली हो सकता है, तो एक आकर्षक शीर्षक भी बनेगा। तो ये है गायकवाड़ जी, मेरे मन में जो भावनाएं आते हैं वो अपने आप फिर धीरे धीरे वो विधा खोज लेती हैं। जैसे लगता है कि अब यार इसको बाल कविता में कुछ लिखना चाहिए, तो बाल कविता भी बन जाती है। फिर लगता है कि ये जो भावनाएं हैं इसको गीत में मैं ढाल सकता हूँ। तो कोशिश नहीं करता, ये सब चीजें अनायास होती है। कई बार मैं खुद चमत्कृत होता हूँ कि यार इतनी चीजें मैंने लिख ली, कहानियां लिख ली, ये कहानी कैसे मैंने लिखी होगी, काशीवास या VRS कहानी या काल गर्ल की बेटी, और ये तमाम कहानियां कैसे गई। फिर वही लग रहा है कि सृजन की प्रक्रिया यही है कि आप जो अंदर सोचते हैं फिर विधाएं अपना आकार ले लेती हैं। आपको जिस तरह से नदी का पानी बहते हुए जाता है और वो अपने आप से रास्ता बनाता चलता है, उसके लिए कोई रास्ता किसी ने बनाया नहीं है। नहरों के लिए रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन नदियां है अपना आकार लेते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। तो मुझे लगता है सृजन और विधाएं अपना आकार अपने आप लेते जाती हैं। तो इसीलिए मैं इतनी सारी विधाओं में आवाजाही कर लेता हूँ। एक गीतकार ने लिखा था कि पानी तो पानी है, पानी ही रहेगा, और पानी का चट्टानों से झगड़ा रहेगा, इस टाइप से कुछ था, है ना। तो संघर्ष रहेगा। तो आपका जीवन, आपकी कविता, आपका रचना संसार जो है ना, जितना मीठा है गीतों में उतना तीक्ष्ण है व्यंग में। क्या बात है। उन सब चीजों को कैसे संयोजित आप कर पाते हैं? एक पंकज गिरी साहब इतने सारे व्यक्तित्व को एक साथ कैसे जी लेते? जब मैं दरअसल गायकवाड़ जब व्यंग लिखता हूँ तो गिरीश हो जाता हूँ। ओके। और जब गीत और गजल कहता हूँ तो पंकज हो जाता हूँ। अति सुंदर। गिरीश में कठोरता है, वो रुद्र शिव है। वाह वाह। तो व्यंग जो है गिरीश बन के लिखता हूँ और पंकज जो है कमल है, उसकी पंखड़ियां कोमल होती हैं। बहुत नाजुक मिजाज होता है फूल कमल का। तो वो गीत और गजल बड़ी कोमल विधा है। तो मुझे लगता है कि जब मैं गीत या गजल कहता हूँ तो पंकज हो जाता हूँ, और जब वो कठोरता के साथ, क्योंकि व्यंग जो है एक कठोर विधा है और वो लोक मंगल और लोक परिमार्जन के लिए होती है कि जो भी है उससे बेहतर चाहिए। मुक्तिबोध देख रहा था, जो भी है बेहतर चाहिए, सारा कचरा साफ करने के लिए हमें मेहतर चाहिए। वाह। तो एक रचनाकार मेहतर की तरह जब काम करने के लिए आगे बढ़ता है तब वो व्यंग लिखता है। और इसलिए मैं कोशिश वही करता हूँ, विनम्रता पूर्वक कहूँ कि जब मैं व्यंग लिखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं एक समाज में एक समाज सुधारक की भूमिका विनम्रता पूर्वक मैं अदा कर रहा हूँ। क्योंकि व्यंगकार व्यंग लिख करके समाज की गंदगी को निकालता है और सृजन के रूप में उसको रूपायित करता है। बराबर। जी। आप 70-80 के दशक में जब युवा रहे हैं तो धूम मचाते रहे, और फिर उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपकी कलम ने जो है ना ऐसा जादू बरसाया कि आज भी आपके आलेख लोग है ना संरक्षित करके रखे हुए हैं। हम जैसे कुछ नव हस्ताक्षर हैं, हमको कुछ ज्ञान दीजिए कि हम अच्छा लिखना कैसे सीखें। क्या बात है, ये तो एकदम मजाक जैसा हो गया कि राजन गायकवाड़ कहे कि हम अच्छा कैसे लिखना कैसे सीखे, जिनकी कई किताबें हैं जो लगातार लिखते रहे हैं। जो मुझे लगता है फिर भी ये आपके लिए नहीं दूसरे लोग के लिए ये बात है भाई साहब कि देखिए, अच्छा लिखने के लिए बहुत सीधा साधा और सरल टिप्स मैं देता हूँ कि अगर अच्छा लिखना है तो आपको अच्छा बनना होगा। क्या बात। आपको हृदय निर्मल रखना होगा। मेरी एक लाइन है जी, जिसका मन निर्मल होता है भाई, जीवन गंगा जल होता है। अति सुंदर। आपका अगर मन
निर्मल रहेगा तो आपका जीवन गंगा जल हो जाएगा। और जब गंगा जल की तरह पवित्र आपकी भावनाएं हो जाएंगी तब आप अच्छा लिखने लगेंगे। अच्छा लिखने के लिए आपको बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमको डिग्री लेने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत होती है, लेकिन आपको सृजन करना है, अच्छा सृजन करना है। तो एक टिप्स ये है कि एक तो आपको अच्छा मन होना चाहिए जी। और आपको अपनी परंपराओं से भी वाकिफ होना चाहिए। बहुत सुंदर। कि आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको एक गैलेक्सी दिखाई देती है भारत में जी। जिसमें हमको स्वामी भगवान बुद्ध दिखाई देते हैं, स्वामी विवेकानंद दिखाई देते हैं। और आते आते हम देखते हैं कि आधुनिक दौर में 20वीं शताब्दी के मध्य तक हमें गांधी और अंबेडकर जैसे लोग भी दिखाई देते हैं। बराबर। तो अगर हम इनको निरंतर पढ़ते रहेंगे जी, जिनके नाम मैंने लिए और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर हम इनको निरंतर पढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर, अगर भगवान बुद्ध को हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर बुद्धत्व का भावोदय होगा। जी जी। मैंने बहुत सारे दोहे लिखे भगवान बुद्ध को, जब उनके चिंतन को पढ़ा तो मैंने लिखे। महावीर स्वामी को जब पढ़ा तो मैंने उनके विचारों को दोहों में रूपांतरित किया। जब मैं गांधी को पढ़ा तो ये समझ में आया कि समाज के नवजागरण के लिए एक लेखक की भूमिका क्या हो सकती है। इसलिए समय समय पर मैं गांव को लेकर के और व्यवस्था को लेकर के, छुआछूत को लेकर के निरंतर लिखते रहता हूँ। क्योंकि अगर आप जब तक अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ेंगे, अपने पुरखों को आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते। आप तुकबंदी तो कर सकते हैं, राइट, भाव पैदा नहीं कर सकते। वो श्रेष्ठ लेखन जो कालजयी जी, उसको लिखना अगर है तो आपको, मुझे लगता है कि पढ़ना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं और सच्ची बात भी है। लेकिन मैंने देखा इतिहास में कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो साहित्यकारों की, बुद्धिजीवियों की क्रांति थी। भारतीय जो परिवेश है वर्तमान में, साहित्यकारों की भूमिका कितनी महती है, कितनी सार्थक है, कृपया बताएं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आजादी की लड़ाई के समय साहित्यकारों की और पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका थी जी। उस समय जब आजादी के दीवाने क्रांति कर रहे थे तो उस समय जो उनके जुबान पर जो भी अल्फाज थे, जो शब्द आते थे, वो किसी न किसी बड़े रचनाकार की लिखी हुई रचनाएं हुआ करती थी। क्या बात है। उसको बोलते हुए फांसी के फंदे पे झूल जाया करते थे, चाहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, या फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बली शीश अगणित एक सिर मेरा चढ़ा लो। ऐसी तमाम जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत सुंदर। तो उस समय के नवजागरण का काम हमारे साहित्यकारों ने किया, ऐसी रचनाएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे बिलासपुर जेल में उन्होंने लिखी पुष्प की अभिलाषा, मैं प्रतीक चिन्ह बनवाया हूँ। हाँ, वहाँ पर बना कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, बैरक नंबर 2 बेड नंबर 1 है, वहाँ जाना एक बार मुझे जी जी, कभी उस जेल में जाकर उस जगह को प्रणाम करना है। जी जी, मैं गोपाल दास नीरज साहब को जगह दिखाया था। अच्छा। 2008 में। अरे वाह। हाँ, खुला आकाश का विमोचन उन्होंने सेंट्रल जेल में ही किया था। तो एक आध बार मैं बिलासपुर तो सैकड़ों बार गया हूँ जी जी, लेकिन कभी अभी लौटते में जाइए। हाँ। तो आप जरूर देखिए, एक आध बार आपके साथ कभी चलेंगे। तो ये है कि हमारे जो महान साहित्यकारों ने और समय के पत्रकारों ने भी बहुत अपनी भूमिका निभाई। गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाबूराव, विष्णु पराडकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी एक बड़े पत्रकार थे जी। तो उन्होंने सारी लड़ाई अखबारों के माध्यम से, हरिजन और यंग इंडिया, अम्बेडकर का मूक नायक, अम्बेडकर का मूक नायक, वो उन्होंने भी बड़ा काम किया। अम्बेडकर का मूक नायक का भी चर्चित अखबार रहा है। तो ये सब लोगों ने आजादी के पहले बड़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजाद होने के बाद, जैसे होता है ना, आदमी तो एक लापरवाह हो जाता है। भारतीय समाज भी थोड़ा सा लापरवाह हुआ, अराजक हुआ। उसने आजादी जिस बलिदानों के साथ मिली, उस बलिदान के महत्व को वे समझ नहीं पाए। और उसके बाद जो पीढ़ी आई, उसमें बहुत कम ऐसे साहित्यकार थे। मैंने तो पूरा इतिहास मैंने देखा है, बहुत कम ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने देश और समाज के उन्नयन और नव जागरण के हिसाब से कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश की। और विधाओं में और वादों में वो हमारा साहित्य और साहित्यकार चला गया। प्रयोग धर्मिता
में चला गया। उसके कारण क्या है कि जो साहित्य सही मायने में आना चाहिए, जो आजादी के पहले लिखा गया या आजादी के एक दशक बाद तक लिखा गया, 1960 के आते आते जो धीरे धीरे नव उदारवाद आने लगा और 90 के बाद तो बाजारवाद आ गया। तो 60 के दशक के बाद में साहित्य में प्रयोग धर्मिता ज्यादा आ गई। जी बिल्कुल सच है। कविता आ गई, नवगीत आ गए, बराबर। तो वो जो प्रतीकों में साहित्य उलझ करके रह गया, तो आम पाठकों से धीरे धीरे साहित्य दूर होता चला गया। और हालत यह है कि आज कविताओं से पाठकों की रुचि खत्म हो गई, जो कहानियां आ रही हैं उससे पाठकों की रुचि खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा अमूर्तन आया, कलावाद का ऐसा तड़का साहित्य में लगा कि रचनाकार अपने मूल धर्म से, मूल कर्तव्य से विमुख हो गया। मैं कहता हूं कि कला के लिए नहीं होनी चाहिए, कला जीवन की आलोचना होनी चाहिए। सुंदर। अगर कला को आपने सिर्फ कला के लिए किया तो फिर वो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। कला को अगर हम जीवन से जोड़ देते हैं तो आप जो लिखेंगे सहज सरल होगा। मैंने एक गजल पहले बहुत कही थी, स्वागत है, कि बात सीधी और सरल हो दोस्तों, गीत हो या फिर गजल हो दोस्तों, क्या बात सीधी हो सरल हो दोस्तों। तो हम जब तक सीधी और सरल बात नहीं कहेंगे, जनता के बीच नहीं पहुंच सकते। आप देखिए हमारे जितने भी कालजयी साहित्यकार आज जिंदा हैं, जो कभी मरे नहीं अपनी रचनाओं को, चाहे वो कबीर हो, तुलसी हो, रहीम हो, तमाम लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचनाएं इतनी सहज सरल रही और प्रभावशाली रही। दुष्यंत कुमार आते आते, आदम गोडवी जी, बिल्कुल। तो ये सारी ऐसी गैलेक्सी है जिन्होंने बताया कि साहित्य क्या होना चाहिए, समाज कैसे चलेगा। तो आज जो हमारा जो साहित्यकार लिख रहा है, जो आपने किया, तो मेरी चिंता यही है कि आज वैसा लिखा जाना चाहिए जो एक तो कालजयी हो, जिसमें कलावाद कम हो, यथार्थवाद ज्यादा हो और लोक मंगल की भावना हो। मेरी जो किताब अभी आ रही है साहित्य की संस्कृति, क्या बात है, उसमें बहुत सारे निबंध हैं। तो मैंने उसमें यही लिखा है कि हमारी साहित्य की भी अपनी संस्कृति होती है, संस्कृति का भी अपना साहित्य होता है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। साहित्य की संस्कृति क्या है? साहित्य की संस्कृति है लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक जागरण। अब साहित्य वही नहीं करेगा और कला खेलेगा तो आम लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते कि हमें ऐसी रचना करनी चाहिए, चाहे हम कहानी करें, कहानी लिखें, कविता लिखें, तो आत्मरति ना हो। पता लगा आपने आपकी प्रेमिका से आपका संबंध विच्छेद हो गया तो आपने प्रेम कविताएं और विरह वेदना की कविताएं लिखने लगी और आप भूल गए कि दलितों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, वंचितों के साथ इस देश में क्या समस्या, जरूरत क्या है? तो इन सब चीजों को कि जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है उसे हमें अपने रचना के केंद्र में लाना है। बहुत अचानक ये बात बड़ी महत्वपूर्ण निकल गई। कि जो हाशिए पर खड़ा जो व्यक्ति है उसे हम अपने सृजन के रचना के केंद्र में अगर ले आएंगे तो मुझे लगता है वही लेखन समाज में स्वीकार्य होगा। बहुत बढ़िया। मैं 2 लाइनें याद कर रहा हूँ आपके पूरे व्यक्तित्व को देखते हुए। पीछे लिखा है कि तुम्हारा यकीन तुम्हें दूर तक ले जाएगा, तुम्हारा यकीन तुम्हें दूर तक ले जाएगा, बस अपने यकीन पर ही यकीन कर। और ये यकीन जो आपने हमको आज छोटे से साक्षात्कार में दिया है, ये चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। मैं राजेंद्र रंजन गायकवाड़ आदरणीय पंकज गिरी साहब के साथ आज मुखातिब हुआ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अमूल वक्त उन्होंने हमें दिया। धन्यवाद। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत कम समय में अचानक बातचीत का मूड बनाया और मुझे लगता है कि मेरे जो भी टूटे फूटे विचार थे वो आप तक पहुंचे और आपके माध्यम से आपके मित्रों तक पहुंचे। अगर कोई उसको सुन करके उसका को सुना है, अगर गुनेगा भी, तो मुझे लगता है कि मेरे मन की जो भावना है वो सफलीभूत होगी और साहित्य की सेवा में हम लोग अपनी कोई भूमिका अदा कर सकेंगे। इसलिए गायकवाड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे उद्वेलित किया और मेरे के मन की जो भावनाएं थी उसको आपके सार्थक प्रश्नों ने रूपायित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद।